हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मित्रों, आज मैं आपके बीच में फिर एक नया टॉपिक संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि को लेकर उपस्थित हुआ हूं। और पिछले भाग में वीडियो के मैंने आपको स्वर संधि को दो भाग में करके बताया था। अब संधि के अंतर्गत दूसरे प्रकार में व्यंजन संधि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल हो, यानी अगर कोई व्यंजन है और व्यंजन का मेल हो कोई व्यंजन से या किसी स्वर से, इन दोनों में से किसी से भी अगर मेल होगा और मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि में देखिए, मैंने यहाँ पे आपको नियम के अनुरूप बताया है। तो नियम पहला देखते हैं। नियम पहले में है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग का पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। अब पहले हम आपको इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी कोई भी वर्ग हो। देखिए हिंदी में जो वर्ग की संख्या होती है वो 5 होती है, और वो वर्ग अपने ही पहले अक्षर से शुरू होकर बनते हैं। जैसे यहाँ क है तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प, पांचों में से कोई वर्ग हो, अगर इसका पहला वर्ण का मेल यानी क, च, ट, त, प, इन पांचों में से किसी का भी मेल यानी किसी की भी संधि अगर किसी स्वर के साथ की जाए या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या य, र, ल, व से हो, तो पहला वर्ण हमेशा किसमें बदलता है? तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदलता है। आपको समझ में कम आया होगा, हम आपको एक चार्ट पेपर के माध्यम से समझाते हैं, आप देखिएगा अच्छे से। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट हो गया, मान लीजिए ये आपका, और यहाँ दिया है कि किसी वर्ग के पहले वर्ग। तो देखिए वर्गों की संख्या 5 होती है। देखिए कौन कौन से वर्ग होते हैं? एक तो क वर्ग होता है, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। अब क वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अणा। और त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ग हो गए, और उसके अंतर्गत आने वाले ये वर्ण हो गए। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये वर्ग है। वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और ये आपके पहले वर्ण हो गए। ये दूसरे, ये तीसरे, चौथे और ये पांचवें। इसलिए पांचवें वर्ण को हम हमेशा किस नाम से जानते हैं? पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। पांचवा वर्ग हमेशा क्या कहलाता है? पंचमाक्षर। तो देखिए यहाँ पे यही कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, यानी यहाँ जो कोई वर्ग हो, पांचों में से कोई भी वर्ग हो, अगर उस वर्ग के अंतर्गत क, च, ट, त, प, इन पांचों का मेल किससे हो जाए? किसी स्वर से। पांचों का मेल किसी स्वर से हो जाए, यानी स्वर 11 होते हैं, 11 में से किसी भी स्वर से हो जाए, या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ग्राफ की सहायता से कि क, च, ट, त, प का मेल किसी भी स्वर से हो जाए, और या फिर वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से। देखिए तीसरा वर्ण आपका कौन सा है? ये वाला है। यानी संधि करते समय अगर दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये है, तीसरा वाला, या फिर ये है आपका चौथा वाला, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा? जब भी वो मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? ग, ज, ड, द, ब। ठीक है। एक प्रकार से हम आपको इसको और समझाते हैं। देखिए, या तो क, च, ट, त, प का मेल तीसरे या चौथे वर्ण से हो, या फिर किसी स्वर से हो जाए, या फिर किसी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व से हो जाए, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? ग, ज, ड, द, ब ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए हम आपको इसे उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है दिक्धन अंबर, दिक्धन अंबर दिया है। तो देखिए ये वर्ग का पहला वर्ण है क आपका वर्ग का पहला वर्ण है, और इसका मेल किससे हो रहा है? अ से। तो अ क्या है? स्वर है ना। तो जब क का मेल अ से होगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण मिलेगा।
यानी जैसे क का मेल इससे हो रहा है तो क किस में बदल जाएगा, ग में, तो दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। वैसे ही सत धन भावना है, तो देखिए त है और त का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, त थ द, क्योंकि हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये त वर्ग का पहला वर्ण है और जब इसका मेल होगा भ के साथ तो ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, क्योंकि ये त का तीसरा वर्ण क्या होता है, द होता है। तो सतधन भावना बराबर सद्भावना। उसी तरीके से यहाँ सतधन उपयोग बराबर क्या हो जाएगा, सदुपयोग, सदुपयोग, सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि ऊ से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि भगवत धन गीता, ये भी जब त अपने वर्ण में बदलेगा तीसरे वर्ण में तो भगवत गीता बराबर हो जाएगा, भगवत धन गीता बराबर हो जाएगा, भगवद त बदल जाएगा द में, भगवद गीता हो जाएगा। उसी तरीके से उत धन घाटन, अब त अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, त थ द, तो उत धन घाटन बराबर क्या हो जाएगा, उद्घाटन। वैसे ही जगत धन अम्बा है तो त अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा तो द हो जाएगा, तो जगत धन अम्बा बराबर क्या हो जाएगा, जगदम्बा। उसी तरीके से यहाँ सच्चित दिया है, सच्चित धन आनंद, तो त जब अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा तो किस में बदल जाएगा, द में, तो सच्चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ऐसे ही यहाँ पे सत धन आचार बराबर क्या हो जाएगा, सदाचार। हमेशा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। यानी क च ट त प का मेल अगर अपने वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या किसी स्वर से हो या किससे हो, यरल अव से हो, यानी यहाँ पे जो ये दिया गया है ये आपका या तो वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण होगा या तो कोई स्वर होगा या फिर यरल अव होगा, इनमें से कोई भी हो। जब क च ट त प में से किसी का भी मेल उससे होगा तो क है तो वो अपने तीसरे वर्ग ग में बदल जाएगा, च है तो तीसरे वर्ण ज में बदल जाएगा, और ट है तो ड में बदल जाएगा, त है तो द में बदल जाएगा, प है तो किस में बदल जाएगा, ब में बदल जाएगा। ऐसे ही वाक धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा, क्योंकि क का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा। जगत धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। अब हम व्यंजन संधि का नियम दूसरा देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण परिवर्तन, जबकि ऊपर हमने पढ़ा था कि वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें होता है, तीसरे वर्ण में, लेकिन यहाँ पे वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें होगा, पांचवें वर्ण में होगा। तो देखते हैं इसमें नियम क्या है। अब यहाँ पे फिर वही कह रहा है किसी वर्ग, और मैंने वर्ग आपको बता दिया कि 5 वर्ग होते हैं, क छ ट त प, तो क वर्ग के अंतर्गत क से अंग तक, च वर्ग के अंतर्गत च से इ तक, और ट वर्ग के अंतर्गत ट से लेकर के अण तक, त वर्ग के अंतर्गत त से लेकर न तक, और प वर्ग के अंतर्गत प से लेकर के म तक के वर्ण आते हैं। तो यहाँ कह रहा है किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल, यानी इसका संयोग हो, इसका संधि हो किसी नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, जिसको हम नाक से बोलते हैं, यानी अंग य नम, ये सब नासिक के वर्ण हैं। और अगर इनका मेल हो तो इनका जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के नासिक में बदल जाता है, यानी पहला वर्ण जो भी होगा वो अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा, नासिक में। जैसे क है तो उस वर्ग का नासिक क्या होगा, अंग। च वर्ग है तो उसका नासिक क्या होगा, यह हो जाएगा। ट वर्ग का नासिक अण, त वर्ग का नासिक न, और प वर्ग का नासिक म। अब इसे हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। देखिए, तो जैसे यहाँ पे दिया है वाकधन में, अब यानी यहाँ पे क का मेल जब नासिक के वर्ण से होगा तो क अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, यानी अंग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जगत धन नाद दिया है, त का मेल जब किसी नासिक के वर्ण से होगा तो त अपने ही वर्ग के नासिक में बदल जाएगा, तो यहाँ पे आधा न हो गया। ऐसे ही सत धनमति दिया है, त का मेल किसी नासिक से होगा तो ये भी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही तत् धनमय दिया है, जब इसका भी मेल नासिक के वर्ण से होगा तो ये भी अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। ऐसे ही खट धन मास, ट का मेल जब म से होगा तो ये भी अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे हम नियम तीसरा देखते हैं। यहाँ पे छ संबंधी नियम, कि जब छ आएगा तब हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ दिया है कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे कोई भी ह्रस्व स्वर इधर लगा हो या कोई भी दीर्घ स्वर हो
पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अगर कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो और उसके आगे यानी दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण में छ हो, तो उसका जब भी मेल होगा तो छ के पहले इसके पहले हमेशा आधा च बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, समझिए, परिधन छेद दिया है, परी में र में बड़ी की मात्रा है, ये दीर्घ स्वर है और इसके आगे छ दिया है, तो जब हम इसका योग करेंगे, जब हम इसका मेल करेंगे तो परिच्छेद होगा। तो यहाँ पे परी और ये जो छ है इसके पहले आधा च बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। ऐसे ही यहाँ पे आ का मेल जब छादन से होगा तो क्या बन जाएगा, आच्छादन, आच्छादन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे स्व, अब देखिए व में क्या मिला है, ह्रस्व स्वर अ है, अ का मेल छ से हो रहा है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो छ के पहले आधा च लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंदन, स्वच्छंद। विधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। अब ऐसे ही हम नियम चौथा देखते हैं। नियम चौथे में दिया हुआ है म संबंधी नियम, छ का हमने देख लिया ऊपर, अब म संबंधी नियम देखते हैं। इसमें पहला नियम देखिए कि यदि म के आगे, यानी यहाँ पे जैसे म दिया है, पहले वर्ण के आखिरी, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में म दिया है और इसके आगे कोई स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन का मतलब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक हैं। तो अगर म के आगे, यानी पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण म है, इसके आगे कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, क से लेकर के म तक में कोई भी वर्ण हो और उसके आगे स्पर्श व्यंजन हो, तो म के स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे समझिए, समधन तोष दिया है, अब देखिए यहाँ पे म दिया है और म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन हो, तो यहाँ पे त स्पर्श व्यंजन है, तो अब हम जो ये म है, ये वाला म है, इसके स्थान पर उसी वर्ग का, कौन से वर्ग का, ये जिससे इसका मेल हो रहा है, त से हो रहा है ना, तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण लिख देंगे। जैसे समधन तोष है तो त का पांचवा वर्ण क्या होगा, न होगा, तो समधन तोष बराबर संतोष। ऐसे देखिए यहाँ पे म का मेल स्पर्श व्यंजन से हो रहा है, जब हम म का त से जोड़ेंगे तो ट अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो घम धन टा बराबर क्या हो जाएगा, घंटा। ऐसे ही स्वयं धन भू बराबर क्या हो जाएगा, स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। यदि म का मेल, यदि म का मेल म से हो तो म ही रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण म है, तो हमेशा जब भी ये संधि होंगे, जब भी इनका मेल होगा, तो ये म ही रहेंगे, ना कि अनुस्वार होंगे। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी लग जाना, लेकिन ये बिंदी नहीं लगेगा। म का म से जब भी मेल होगा तो वो म ही रहेगा। तो समधन मिलित बराबर क्या हो जाएगा, समधन मिलित बराबर हो जाएगा सम्मिलित। ऐसे ही समधन मान बराबर क्या हो जाएगा, सम्मान। ये सब आधे ही में आएंगे यहाँ पे। ऐसे ही समधन मति बराबर क्या हो जाएगा, सम्मति। अब चलिए हम आगे देखते हैं। म का तीसरा और आखिरी नियम, म से संबंधित तीसरा और आखिरी नियम क्या कह रहा है कि यदि म का मेल किसी अंतस्थ से हो तो अंतस्थ के अंतर्गत य र लव आते हैं, या किसी उष्म से हो तो उष्म के अंतर्गत स सह आते हैं। तो म का मेल य र लव से हो चाहे स सह से हो, म हमेशा किसका रूप ले लेगा, अनुस्वार का। अनुस्वार का मतलब बिंदी का रूप ले लेगा। जैसे अब यहाँ उदाहरण समझिए, दिया है समधन सार, तो यानी यहाँ पे म है और म का मेल किससे हो रहा है, स से। और यहाँ पे देखिए बताया गया था कि अगर म का मेल य र ल व से हो या स ह से हो, तो हमेशा म क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो समधन सार बराबर क्या हो जाएगा, संसार। देखिए म को मैंने अनुस्वार में बदल दिया, अनुस्वार का मतलब ऊपर बिंदी लग गया, तो म का स्थान हो गया बिंदी के रूप में और ये आके यहाँ पे जुड़ गया, तो समधन सार बराबर संसार। ऐसे ही समधन हार बराबर क्या हो जाएगा, संहार, संहार। समधन शोधन बराबर क्या हो जाएगा, संशोधन। और समधन रक्षक बराबर क्या हो जाएगा, संरक्षक। तो यहाँ तक म संबंधी नियम समाप्त हुआ। अब इसके आगे व्यंजन संधि का अगला नियम हम आपको भाग 2 में बताएंगे। और यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
धन्यवाद।